हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरे चैप्टर का मैं वन शॉट करा रहा हूं, जिसको आप रिवीजन भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो केमिस्ट्री में आपका 95% पक्का है। देखिए आपको करना क्या है, अब एग्जाम टाइम है। एग्जाम टाइम में आपको चैप्टर वाइज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होंगे, यानी कि रिवीजन आपको करना होगा। भले ही आपने पूरी तैयारी कर ली हो या नहीं की हो, फिर भी आपको रिवाइज करना होगा चैप्टर वाइज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ढूंढना होगा। तो देखिए, हमने आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो टॉपिक्स हैं उसका वन शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज है चैप्टर 3 की बारी। चैप्टर 3 का नाम है रासायनिक बलगतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। अब इस चैप्टर से 10 ऐसे टॉपिक हैं आपके जो एग्जाम में हर साल आते रहते हैं, और आप लोग इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के नहीं जाते, फिर आपका नंबर कम हो जाता है। देखिए, आपके रासायनिक बलगतिकी में टोटल 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा रिवाइज होते हैं, और यही टॉपिक बार बार आते हैं। अगर आप लोग सर्च करेंगे तभी आपको मिलेगा। मैं आपको कहता रहता हूं कि स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए, और स्मार्ट तरीके से स्टडी करने के लिए आपको चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को सर्च करना होगा जो हमेशा आते रहते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आज के इस वीडियो में। देखिए, इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। ये वन शॉट वीडियो है, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न का वन शॉट वीडियो। तो पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को इसी वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, 10 टॉपिक हैं टोटल जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए यहां से एक एक टॉपिक आप देख सकते हैं, सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट का वीडियो बना सकूं। वो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, अगर आप लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा इसमें हम रिएक्शंस और रिएक्शन जैसे अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, इन सभी को पढ़ते हैं। और 2 डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं, जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको 10 मिनट 20 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको बड़ी बड़ी क्लासेस ज्वाइन करना होगा, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर तैयारी कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग क्या है। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अभिक्रिया की दर या वेग, रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपको अभिक्रिया की कोटि, आणविकता पढ़नी है तो ये टॉपिक तो आपको जानना ही होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, एक इसका डेफिनेशन देखते हैं। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी रिएक्शन के बारे में देखिए, आपको पता है जब रिएक्शन होती है तो उसमें आपका रिएक्टेंट पहले रहता है, यानी कि अभिकारक रहता है। जैसे मान लीजिए कि NH4NO2 है, ये है अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, हमने इसको क्या किया, गर्म किया। ठीक है, तो ये टूट गया किसमें, N और N मिलाकर इसने कर दिया N2, और प्लस इसने 2H2O बना लिया। ठीक है, तो ये जो आपका अमोनियम नाइट्राइट है ये होगा रिएक्टेंट, ये अभिकारक होगा। क्या होगा ये अभिकारक है। ठीक है, अब जब रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या बना, ये दोनों जो होंगे ये उत्पाद होंगे। क्या होंगे, उत्पाद। यानी कि इसको हम अभिकारक बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम उत्पाद बोलेंगे। इसको R मान सकते हैं, ठीक, और ये P होगा। समझ में आया? तो इसी में देखिए, जब ये अभिक्रिया होती है, अमोनियम नाइट्राइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन और जल में टूटता है। तो ये जो नाइट्रोजन और जल में परिवर्तित हुआ, तो इसमें परिवर्तन हुआ जब, तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। ठीक है, कोई ना कोई वेग रहा होगा, तभी तो ये रिएक्शन हुआ। ये अमोनियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन और जल में गया, ठीक है, उसका वेग। तो वही कहा गया कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। मतलब ये अभिकारक है, जब रिएक्शन हुआ तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ,
ठीक है, उसी परिवर्तन को ही अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या होगा? अभी आपको बताया गया कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम अपक्रिया की वेग कहते हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे अभिकारक, ठीक है, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, अपान परिवर्तन में लगा समय। भाई परिवर्तन हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो परिवर्तन में लगा समय, ठीक है, यही होगा अभिक्रिया की वेग। यानी कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की समय दर को ही हम अपक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि अपक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अभिकारक की सांद्रता कैसे परिवर्तित हो रही है, कितना और कितने वेग से परिवर्तित हो रही है। अभिक्रिया के वेग को हम आर से डिनोट कर सकते हैं, आर, ठीक है, आर इक्वल टू अब अभिकारक के उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को हम डेल्टा टी से, यानी कि डेल्टा सी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन अपान डेल्टा टी। देखिए डेल्टा सी के जगह पर हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपान डी टी, ठीक है, ये भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया का वेग होगा, चाहे आप इसको डेल्टा सी अपान डेल्टा टी लिखिए, ठीक। तो ये डेल्टा सी क्या है? ये सांद्रता में परिवर्तन है, डेल्टा टी है समय अंतराल, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम अपक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं डेल्टा सी क्या है और डेल्टा टी क्या है। देखिए डेल्टा सी आपका है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, और डेल्टा टी आपका है समयांतराल, समय अंतराल। समझ में आ गया? ये तो समझ में आपको आ चुका होगा। अब इसका मात्रक पूछा जाता है कि इसका मात्रक भी लिखिए, इकाई जिसको बोलते हैं, मात्रक इकाई सेम ही है। तो देखिए सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, और डेल्टा टी है समय, इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका मात्रक होता है। या अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। या एक और, इसको एक और नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन बेसिक जान लीजिए, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है वायुमंडल सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, या वायुमंडल मिनट इनवर्स, वायुमंडल मिनट। देखिए सेकंड का बड़ा मात्रक क्या होगा? मिनट होगा, ठीक है, तो मिनट इनवर्स ये होता है इसका मात्रक। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या वायुमंडल सेकंड इनवर्स, या वायुमंडल मिनट इनवर्स, ये आपका होता है अपक्रिया का वेग का मात्रक। तो अपक्रिया का वेग क्या है? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। डेफिनेशन याद रखिएगा, अपक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय। तो अभिक्रिया के वेग को हम आर से डिनोट करेंगे, आर इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, ठीक है, या डी एक्स अपान डी टी भी आप लिख सकते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन है, डेल्टा सी और डेल्टा टी है समय अंतराल। इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और वायुमंडल सेकेंड इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड हमें आगे भी टॉपिक पढ़ने, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण, तो और सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की पूरी सटीक तैयारी हमारे चैनल पर होगी, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। लगना चाहिए कि हाँ आप हमारे साथ हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमने अभिक्रिया का वेग तो पढ़ लिया, इसमें एक टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक। जब तक आप वेग नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आप अभिक्रिया की कोटि नहीं समझ पाएंगे। तो इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए वेग नियम या दर व्यंजक क्या है। किसी अभिक्रिया का वेग जो है उसके अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई गई तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो यही मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैंने आपको एक रिएक्शन भी अभी बताया था, देखिए यहां पे समझिए, ये आपका अभिकारक है, इसकी सांद्रता कितनी है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, तो वही ऊपर भी कहा गया, इसी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे देखिए हम समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है, क्या है, एक अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, देखिए अभिकारक होता है, फिर उत्पाद बनता है। तो देखिए अभी हमें इसमें उत्पाद से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, अभिकारक से हमें मेन मतलब है इसमें। तो देखिए मान लीजिए ए, ये आपका कैपिटल ए, ये अभिकारक है, और ये स्मॉल ए क्या है, जैसे अभिकारक कहीं कहीं दिया रहता है 2 आगे लगा हो या फिर लगा हो, जैसे NH4NO2 हमने लिया था अभिकारक, उसकी सांद्रता अगर 2 मॉलिक्यूल इसको हो, ठीक है, तो ए वही है, इसको हम रस समीकरण वित्तीय गुणांक बोलते हैं, ठीक है, प्लस बी। ये ए और बी आपके अभिकारक हैं, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी जो है ये रस समीकरण वित्तीय गुणांक है, इसके जगह पर 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या बनता है, जब रिएक्टेंट का हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद बनता है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, देखिए अभिक्रिया का वेग, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ए और बी क्या है, ए बी, ठीक है। ए और बी जो है ये रस समीकरण मितीय गुणांक है, लिख दीजिए रस समीकरण मितीय गुणांक, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये रस समीकरण मितीय गुणांक की जगह पर, जैसे देखिए आप अभिकारक ले रहे हैं, हो सकती है उसकी सांद्रता 2 हो, आगे 2 लगा हो, ये ए और बी उसी को प्रदर्शित करता है। तो अभिक्रिया का वेग, इसको हम dx/dt से भी लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग dx/dt। तो ये किसके समानुपाती होता है, देखिए अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभिकारक हमारा क्या है, ए है, ठीक है, इसकी सांद्रता कितनी है, कितने मॉलिक्यूल हैं, जैसे आगे 2 लगा हो या कुछ लगा हो तो इसके ऊपर ए लगा देंगे, यानी कि देखिए एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे इसके ऊपर x लिखेंगे, जैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और b जो आपका है, b अभिकारक, उसके ऊपर हम लोग y लिखेंगे, ठीक है, y। अब देखिए ये x y लिखिए चाहे a और b लिखिए, ये दोनों समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। x और y, एक्स वाई और ए बी ये समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको कैसे आप करेंगे हम लोग, ये आपका ए और बी अभिकारक है, ये ऊपर इसकी सांद्रता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके आगे 2 दिया हो या कुछ दिया हो तो हम इसको लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए थोड़ा सा x और y, देखिए समझ में आना चाहिए, x और y, ए और बी के बराबर हो सकता है, के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बराबर ना हो और नहीं भी, ठीक है, समझ में आया। तो ये बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए अपक्रिया की कोटि और आणविकता को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक रिएक्शन है, शर्करा का प्रतिलोमन कराया जाता है, शर्करा का जल अपघटन, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, तो वहां पे आणविकता 2 होती है, ठीक है, लेकिन कोटि जो है वो 1 होती है। तो ये x और y जो है ये अभिकारक की सांद्रता है, इसके अकॉर्डिंग हम कोटि निकालेंगे, ठीक है, और ये जो है ये रस समीकरण वित्तीय गुणांक है, ठीक। अब देखिए यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला देखिए यहाँ पे dx/dt इक्वल टू, अब देखिए इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटा देते हैं तो एक
के जुड़ जाएगा। के क्या है? ये समानुपाती स्थिरांक है, या इसी को वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा वेग स्थिरांक, तो ये वही है, ठीक है। बाकी के जुड़ गया, ए के पावर एक्स आपका ऐसे ही है और बी के पावर वाई भी आपका ऐसे ही है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम अपक्रिया की कोट भी निकाल सकते हैं। देखिए अपक्रिया की कोट क्या होती है? वेग नियम के अनुसार जो अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग होता है, देखिए एक्स और वाई, इसी को अपक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक। अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो देखिए के क्या है, यहाँ पे बता देता हूं मैं। के इक्वल टू, इसको समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं, कई नाम है इसके, ठीक है। समानुपाती स्थिरांक, या आप कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ठीक है, या वेग स्थिरांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक, आपने नाम सुना होगा, वो के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। रासायनिक बलगतकी में फेमस है वेग स्थिरांक, ठीक है, निकालना होता है कई जगह। या वेग गुणांक भी बोलते हैं, कई नाम है, 3-4 नाम, या वेग गुणांक। तो नाम याद रखिएगा, मान लीजिए आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया के। तो यही होता है वेग नियम या दर व्यंजक, यानी कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये अभिक्रिया हमारा ए बी अभिकारक है। तो देखिए अभिक्रिया का वेग जो है वो समानुपाती है अभिकारक की सांद्रताओं की, ठीक है। सांद्रता एक्स और वाई है, ये ए और बी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो ये हमारा dx/dt इक्वल टू के, ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई हो गया, ठीक। अभी अपक्रिया की कोटि जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन ये भी है कि वेग नियम में निहित अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का जो योग होता है उसको अपक्रिया की कोटि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, चलिए उसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी वेग नियम को पढ़ा, तो उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और अपक्रिया की कोटि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपक्रिया की कोटि इस प्रकार से आता है। अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अपक्रिया की कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए अपक्रिया की कोटि, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके दो डेफिनेशन होती है। देखिए सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि जो आपका ये NH4NO2 है, अगर ये रिएक्शन हो रहा है और इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तब तो इसकी कोटि, देखिए इसके आगे 1 है, ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। अगर इसके आगे 2 होता तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी। लेकिन हो सकता है कि आपको 2 अभिकारक दिए जाएं, उसमें से एक का सांद्रता परिवर्तित हो, एक का नहीं। जैसे जब हम चीनी की अपक्रिया जल से कराते हैं तो उसमें चीनी की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल की नहीं, इसीलिए वहां पे 2 अभिकारक होते हुए भी अपक्रिया की कोटि एक ही होती है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है अपक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब वो अभिकारक जिनकी सांद्रता जब रिएक्शन हो रहा हो तब परिवर्तित हो तो वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। जैसे अगर पूछा जाए आपसे ये किस कोटि की अपक्रिया है, NH4NO2 इक्वल टू N2 + 2H2O, तो देखिए अभिक्रिया की कोटि जो है वो अभिकारक के अणुओं पर की सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो देखिए इसके आगे एक ही है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही अभिकारक है, ठीक। अथवा एक और इसका डेफिनेशन है, देखिए वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अपक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। देखिए अब ध्यान से थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अपक्रिया की कोटि आखिर होती क्या है, ठीक है। तो देखिए आपसे कहा गया कि वेग नियम में निहित सभी अभिकारक की सांद्रताओं के घातों के योग को उस अपक्रिया की कोटि कहते हैं। तो देखिए वेग नियम से हमने अभी पढ़ा था, वही मैं बता रहा हूं, वेग नियम से हमने पढ़ा था वेग नियम से कि dx/dt जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है k इंटू, यानी कि अपक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रताओं के घातों के योग के बराबर होती है। तो x हो गया और b के ऊपर y हो गया। मतलब 2 अभिकारक हैं A और B, ठीक है। अब A की सांद्रता x है, B की सांद्रता y है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, देखिए सांद्रताओं के घातों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी,
एक होगी। देखिए कितनी होगी, ये प्रथम कोटि की, ये देखिए इसकी अपक्रिया की कोट X प्लस वाई होगा, मतलब इस सांद्रता को ऐड कर दीजिए। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे ही आप इसका निकाल कर बताइए, ये जो NH4NO2 है, तो देखिए इसमें जो अपक्रिया का वेग है dx/dt इक्वल टू, देखिए K तो आपका रहेगा ही। अब देखिए सिर्फ इसमें एक ही अभिकारक है, वो क्या है, NH4NO2, एक ही अभिकारक है और इसकी सांद्रता एक है। देखिए इसके आगे कुछ नहीं था तो एक मानेंगे तो इसकी सांद्रता एक है। तो देखिए इसकी सांद्रता एक है, इस अभिकारक के सांद्रता के घात जो है वो एक ही है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। बस हो गया। तो वही कहा गया वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बस हो गया, ठीक है। ये जो आपका अभिकारक की सांद्रता के जो घात होंगे उसको जोड़ दीजिए, ये अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी। बस ये आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, मतलब अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या फिर वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार का होता है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ठीक है। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया में, ध्यान से समझिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसको बोलते हैं, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार की होती है। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि अभिकारक अणुओं की वह सांद्रता जिसकी सांद्रता जो है अभिक्रिया होते समय जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो वो अभिक्रिया की कोटि होगी। लेकिन शून्य कोटि का मतलब होगा कि वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में अभिकारक के कोई भी अणु का सांद्रण परिवर्तित ना हो, मतलब जितने अभिकारक हैं किसी की अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन ना हो तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल बताएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो लगभग शून्य कोटि की ही होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए जैसे एक रिएक्शन है, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं। ये देखिए गिब्स आउट लगा दिया, रिएक्शन हो रहा है। अब वो प्रकाश की उपस्थिति में ये हो रहा है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए H2 2H है तो 2H और क्लोरीन भी 2 है तो 2HCl हो गया, बन गया। मतलब जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। लेकिन ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें दो आपके अभिकारक हैं, फिर भी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों है। तो देखिए इसमें अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया का वेग जब हम निकालेंगे, ठीक है, वेग देखिए के, देखिए यहां पे H2 जो है इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसके घात 0 होगा, और जो Cl2 है इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसकी घात भी 0 होगा। अब भैया क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें जब अभिक्रिया होती है तो ना तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन होता है ना तो Cl2 की सांद्रता में परिवर्तन होता है, और अभिक्रिया की कोट वो होती है कि जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होना चाहिए, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होती है, वही अभिक्रिया की कोट होगी। अब दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब देखिए ये अभिक्रिया का वेग निकाला हमने, इसके सांद्रता जो है घातों को जोड़ दीजिए, 0 + 0 = क्या होगा, 0 ही होगा, हीरो तो होगा नहीं। तो अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। आप नोट लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें किसी भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, दैट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए क्योंकि ये डेरिवेशन टाइप का है। देखिए, शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक स्थापित कीजिए। भैया यहां पे व्यंजक स्थापित करना है, कैसे करोगे? चलिए करते हैं भाई, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। देखिए, हमें तो पता है कि अभिकारक जो आर होता है वो प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। अभिकारक गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, रुको मैं बता रहा हूं। अभिक्रिया का वेग, ठीक है। देखो भैया, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये आर आपका अभिकारक है, पी है उत्पाद, ठीक है। अब भैया जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, ठीक है। जैसे अभिकारक है, अब उससे उत्पाद बनेगा तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी। तो देखिए यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे माइनस डी आर। आर क्या है? ये अभिकारक है, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के समय दर को ही अवक्रिया का वेग कहते हैं। ये अवक्रिया का वेग हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर होता है बताओ? ये अवक्रिया का वेग, शून्य कोण की अवक्रिया में अवक्रिया का वेग जो है वो किसके बराबर होता है? वो के आर, देखिए यहां पे जो आर होता है वो जीरो होता है, मतलब इसके घात जीरो होता है, ठीक है। ऐसे ही तो होता है। देखो समझो, अवक्रिया का वेग जो है माइनस डी आर अपान डी टी है। ये डी माइनस में क्यों है? क्योंकि अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। ये माइनस कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो माइनस डी, ये आर आपका अभिकारक हो गया, अपान डी टी इक्वल टू अभिक्रिया का वेग क्या होगा? के इक्वल के क्या है? वेग स्थिरांक, और आर के ऊपर जीरो होगा क्योंकि शून्य कोण की अवक्रिया है, तो इसमें अभिकारक की सांद्रता जो है वो जीरो होगी, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप लोग, देखो अगर किसी के ऊपर भी जीरो है, कोई डिजिट है उसके ऊपर जीरो है, तो उसकी वैल्यू हम एक मानते हैं। जैसे अगर ये आपका आर है और इसके ऊपर जीरो है तो इसकी वैल्यू हमेशा एक होगी, ठीक है। वो तो आपको भी पता है, किसी के ऊपर जीरो है तो उसकी वैल्यू एक लेते हैं, ठीक है। अब इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से समझिएगा, माइनस डी आर अपान टी टी इक्वल टू, देखिए आर जीरो के ऊपर, आर जीरो के जगह पर एक रख देंगे तो क्या बचेगा? के ही बचेगा। के का एक से गुणा होगा तो के बचेगा। अब यहां पे क्या करेंगे? ध्यान, सारी चीजें बहुत ध्यान से समझिए। देखिए माइनस डी आर हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इक्वल टू के आपका है ही, इंटू ये डी टी इधर चला जाएगा तो के इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा, मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, इतना समझिए, सब बेसिक चीजें हैं। देखिए यहां से अगर आप लोग माइनस को इधर ले जाइए, इसको डी आर है ये आपका, ठीक है। ये आप लोग माइनस को इधर कर दीजिए, माइनस के इंटू डी टी, ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ आप लोग समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम कर देंगे भैया समाकलन। तो कर देते हैं, क्या करना है? समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ये ठीक है। डी लिखा हमने, आर लिखा, देखो इसका समाकलन हमने कर दिया। अब देखिए तो इसका भी समाकलन होगा, माइनस तो बाहर रहेगा, ये के इंटू डी टी, इसका भी समाकलन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जब आर के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो ये आर ही आएगा, आर आ गया। और ये देखिए ये के तो आपका बाहर निकल ही जाएगा, ये डी टी जो है ये टी में परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस के, और ये डी टी का समाकलन होगा तो टी, और प्लस इसमें एक आई जुड़ जाएगा। देखिए जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आई जुड़ जाएगा, जहां आई क्या है? ये समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। तो ये आपका आई हो गया, ठीक है। समीकरण एक इसको मान लेते हैं। मतलब हमने क्या किया? देखिए ये इसका इंटीग्रेशन किया तो के तो बाहर निकल गया, ये वेग स्थिरांक था, dt का समाकलन मैंने किया तो t आ गया, kt हो गया, और एक समाकलन स्थिरांक इसमें जुड़ गया। लिख सकते हैं आप लोग, जहां i जो है, सारी चीजें प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जहां i इक्वल टू समाकलन स्थिरांक ठीक है, ये आपका समाकलन स्थिरांक है, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक चीज और समझिए, अब मान लीजिए यदि, देखिए मान लीजिए अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो यदि t इक्वल टू हम लोग मान ले 0, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ना हुआ हो,
ठीक है, मतलब टाइम अभी कुछ ना लगा हो, t इक्वल टू हमने मान लिया 0, ठीक है। और इस r को, जो r आपका रिएक्शन के बाद है, वो मान लीजिए अभी ये भी नहीं स्टार्ट हुई है, तो इसको हम r के जगह पर मान ले r0 है ये, ठीक है, ऐसे मान ले r0। जैसे यदि मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो टाइम 0 होगा, कोई टाइम नहीं। और ये जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता, मतलब जब रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट हुआ तो r0 मैंने लिख दिया, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमने कर दिया, तो देखिए आपका ये क्या आ जाएगा, इस r के जगह पर क्या हो जाएगा, तो ये r की जगह पर r0 कर देंगे, r0, ठीक है, समझ में आ रहा है, या आर नॉट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, ये माइनस आपका माइनस ही है, k हो गया, देखिए t के जगह पर मैंने 0 कर दिया, अगर रिएक्शन स्टार्ट ना हुआ हो तो ये 0 हो गया, प्लस i हो गया, ठीक, इतना समझ में आया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे r0 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए भैया k का जब 1 से 0 से गुणा होगा तो किसी का 0 से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस i इक्वल टू ये i बचेगा, या इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r0, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो अब हमें करना, इस i का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए, ये जो i इक्वल टू r0 आया, इसका मान समीकरण 1 में रखिए। तो मैं दूसरे पेज में करता हूं, देखिए लिखेंगे i का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भैया, क्या करना है हमें, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा यही है, देखो ध्यान से, हमारा समीकरण 1 क्या है, r इक्वल टू हमारा है, देखिए माइनस के टी प्लस, चलिए i का मान रख देते हैं, ये i इक्वल टू r0 आया है, तो इस i के जगह पर हम रख देंगे r0, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे r0, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक। अब एक काम और आपको करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, मतलब करना क्या, अब इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आंसर आएगा, तो यहां पे आपको क्या करना है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस के टी को इधर ले आएंगे, तो इधर माइनस से इधर आएगा प्लस के टी होगा, भैया जो उधर ऋण में है इधर आएगा धन में हो जाएगा, ये आपका r0 और माइनस, ये देखिए r इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये r हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हम k निकाल लेंगे, k इक्वल टू हमारा जो आएगा वही वेग स्थिरांक का व्यंजक होगा, तो r0 माइनस r और अपान ये t हो गया, देखिए इधर t गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये आपका हो गया, यही व्यंजक हो गया, यही है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक। यहाँ पे r0 तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, लिख दीजिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और ये R क्या है, देखिए ये R क्या है, ये बची हुई सांद्रता है, ये क्या है, बची हुई सांद्रता, जब रिएक्शन हो गया, ठीक है, तब जो बची हुई सांद्रता है वो R है। तो यही होगा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें पता था अपक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक के घात के 0 के बराबर होता है, हमने लिख दिया कि जिसके घात 0 होगा वो 1 के बराबर होगा, फिर हमारा ये आ गया, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारा समीकरण 1 आया। फिर हमने क्या किया, समय को मान लिया 0 और प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता को मैंने मान लिया प्रारंभिक सांद्रता, बची हुई सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता मान लिया, तो I इक्वल टू r0 आ गया, और I का मान समीकरण 1 में हमने रख दिया, तो हमारा K इक्वल टू r0 माइनस r अपान t आ गया, और यही होगा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। बस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम कोटि की अपक्रिया। देखिए भैया हमने शून्य कोटि की अपक्रिया पढ़ ली, तो अब हमें प्रथम कोटि की भी अपक्रिया पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें जो अभिकारक की सांद्रता के घात होगा वो 1 होगा,
प्रथम घात के समानुपाती, वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपका अमोनियम नाइट्राइट है, जो मैंने लिया था वही ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये अमोनियम नाइट्राइट है, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बना, N2 + 2H2O। देखिए रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल। अब यहाँ पे अब आपसे पूछे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो पहले अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, इक्वल टू हमने निकाल लेना है कि देखिए एक ही अभिकारक है भैया, NH4NO2, और इस रिएक्शन के घात 0 है, क्योंकि सॉरी 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्राइट है उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी की संख्या को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो इसके घात 1 है, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। 1 होगा तो प्रथम कोटि, 2 होता तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बस हो गया। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होगा, वो अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। बस ये हो चुका है। इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो वही सेम टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये शायद हमारा 7 नंबर टॉपिक है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से बस आप लोगों को समझना है। देखो वही सेम प्रोसेस, R जो है वो किस में बदलता है, P में। जो अभिक्रिया का अभिकारक है वो हमेशा प्रोडक्ट में बदलता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का वेग निकाल लेंगे पहले, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा इसका, देखिए -dr, ठीक है, अपान dt इक्वल टू क्या होगा, अभिक्रिया का वेग यहाँ पे k होगा, और जो अभिकारक होगा उसके घात पे 1 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 होगा भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये R है आपका, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए -dr अपान ये R यहाँ पे ले आएंगे, तो ये R आपका यहाँ पे आ गया भाई, जहां लाना चाहते हो वहां ले जा सकते हैं। ये K और dt को भी इधर ले जाना पड़ेगा, 1 के बदले 1, खून का बदला खून, ठीक है। तो K × dt हो गया, लेकिन ये माइनस में है, अब इसको पहले माइनस में करेंगे हम लोग। देखिए ये आपका dr अपान R हो गया, ठीक है, इक्वल टू, देखो ध्यान दो, ये -K × dt हो गया, ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे जैसे उसमें किया था। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ स्टेप को समझिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे भैया। तो कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, ये d हो गया, ये r हो गया, अपान d मत लिखिएगा, r लिखिएगा, ठीक है, जैसे ऊपर है। ये देखिए इसी का समाकलन करना है तो हमने कर दिया, इस इधर भी समाकलन करेंगे, -K × dt, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए एक चीज याद रखिए, ये जो हमारा है ये कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है, देखिए 1/x dx इक्वल टू होता है log बेस e इंटू x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है d, देखिए a के जगह पर हम क्या मानेंगे, x के जगह पर हमारा जो है वो r है, x के जगह पर क्या है, ये r है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, 1/x dx, ठीक है, इस प्रकार से है, इक्वल टू log बेस e एंड x, ठीक है। तो यहां पे इस x की जगह पर ये r है, तो हमारा ये जो पोर्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इस फॉर्मूले पर इसको रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए x के जगह पर आपका r है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए log बेस e, ठीक है,
अब x के जगह पर आपका हो जाएगा r, ठीक है, ये आपका हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए जब हम इसका हमने समाकलन किया, ये कुछ इस प्रकार से आपके पदों में है, ठीक है। तो हमने जब इसका किया समाकलन तो आपका log बेस e इंटू आर आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको तो हम समाकलन कर ही देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए माइनस के तो बाहर हो गया, dt का समाकलन करेंगे तो ये t हो जाएगा, और प्लस आपका i जुड़ जाएगा, एक समाकलन स्थिरांक जुड़ जाएगा i, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, जैसे उसमें हमने माना था। मतलब इसको हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। x के जगह पर r था तो हमने यहाँ पे r कर दिया, ठीक, और बाकी माइनस के और dt का समाकलन किया तो ये t हो गया, और प्लस एक समाकलन स्थिरांक जुड़ गया। अब फिर से वही करेंगे, मान लीजिए यदि अभिक्रिया में लगा समय 0 हो, यानी कि अभी टाइम कुछ ना हुआ हो, ठीक है, और r जो है, जो बची हुई सांद्रता है वो किसके बराबर हो, वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो, यानी कि जब स्टार्ट ना हुआ हो रिएक्शन r0 के, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम इसको क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहां पे इस फॉर्मूले पर रखेंगे log बेस e, इस r के जगह पर हम लिख देंगे r0, ठीक है, और बराबर माइनस kt है, तो kt इक्वल टू हमने 0 रखा है भैया, तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस i है तो i हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितना समझ में आया। अब देखिए i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे log बेस e r0, ये आपका हो गया। अब इस i का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वही सेम प्रोसेस जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे i का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे, वही प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, और ये जो फॉर्मूला आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं। तो चलिए रखते हैं, तो इस पे रखेंगे भैया, तो ये हमारा log बेस ई आर तो ऐसे ही रहेगा, log बेस ई, ठीक है, और एक्टिव मास आर हो गया ये आपका, इक्वल टू देखिए माइनस के टी प्लस आई है, माइनस के टी प्लस आई है, ठीक है। अब इसी पर रख देंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका हो जाएगा log ई बेस आर इक्वल टू, ये के टी प्लस आई है तो माइनस के टी तो ऐसे रहने देंगे, और प्लस आई के जगह पर ये रख देंगे log बेस ई और r0, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब चलिए एक काम और करते हैं, इस kt को इधर ले आते हैं जैसे हमने पहले लाया था हमने, ठीक है। तो kt इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा log बेस ई r0, ठीक है, और माइनस ये इधर आ जाएगा log बेस ई r, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब एक चीज और यहां पे याद रखना है, देखिए ये आपका log बेस ई ए माइनस log बेस ई बी, इसके बराबर ये है, मतलब एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, चूंकि देखिए log बेस ई, ठीक है, ए माइनस, इसको ऐसे कर दीजिएगा, माइनस log बेस ई बी इक्वल टू होता है आपका log बेस ई ए अपान log बेस ई बी, अपान में हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उस पर भी रख देंगे, तब हमारा क्या आएगा वो आप लोग ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टेप है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए के टी इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा log बेस ई, ठीक है, ए के जगह पर हमारा r0 है, बी के जगह पर r है, तो यहां पे भैया ए के जगह पर r0 रखेंगे, तो ये r0 हो जाएगा, ठीक है, अपान, ठीक है, अपान यहां पे कर देंगे, देखिए log
सॉरी लॉग नहीं, ये आपका R हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये R हो गया। इतना समझ में आ गया। अब भैया आपको कुछ खास इसमें नहीं करना है, ठीक है। इस T को हम इधर ले आएंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये KT है, ठीक है, K इक्वल टू T हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर T गुणे में इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/T, ठीक है, इंटू लॉग बेस E R0 अपान R, ठीक है। ये आपका ऐसे ही रहेगा, T हो गया। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, अगर आप log बेस E को अगर आप log में परिवर्तित करेंगे यानी कि log 10 में, तो आपको 2.303 से गुणा करना होगा। मतलब अगर आपको log बेस E, ये E हटाना है तो आपको log में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2.303 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनली आ जाएगा ये K इक्वल टू 2.303 अपान T आपका ऑलरेडी है। ये log बेस E बदल जाएगा log में, या log 10 भी आप लिख सकते हैं, दोनों सेम है, अपान सॉरी यहाँ पे R0 आपका ऐसे ही रहेगा, R0 अपान R, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला निकल कर आएगा और यही है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। K इक्वल टू 2.303 अपान स्मॉल t इंटू लॉग R0 अपान R, ठीक है। यहाँ पे R0 क्या है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और R है t समय बची हुई सांद्रता, ठीक है। या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दो प्रकार से इसको लिखते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिखा मैंने देखा है, K इक्वल टू 2.303 अपान T, ठीक है, लॉग A अपान A माइनस एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला इस प्रकार से भी लिखा हुआ आपको कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां पे भी अब मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पे R0 आप लोग लिखें ये, या A लिखें, ठीक है। ये आपका है प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और जो आपका है ये जो R है, चाहे R लिखें चाहे इसको लिखें A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, ये है बची हुई सांद्रता। t समय पश्चात जब अपक्रिया हो चुकी हो तो बची हुई सांद्रता ये है, ठीक है, बची हुई सांद्रता। तो यही आपका फॉर्मूला होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक का, ठीक है। समाकलित वेग समीकरण हमने सॉल्व कर दिया, ऐसे ही आपको करना है, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। जैसे अभिक्रिया की कोट थी वैसे अभिक्रिया की आणविकता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होती है, मतलब अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेंगे उन्हीं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। ये सिंपल सा है। तो देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उसी की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, एक आणविक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको समझना कैसे, जैसे अभिक्रिया की आणविकता एग्जांपल हम लोग अगर समझना चाहें तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था NH4NO2, ठीक है, दैट्स गिव्स आउट, ये बदल गया था N2 और प्लस 2H2O में। देखिए भैया कितने अभिकारक इसमें है, सिर्फ एक ही है, तो ये एक आणुक अभिक्रिया होगी। तो इसको समझते हैं, ये देखिए इसके प्रकार हैं। एक आणुक अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखिए यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है तो वो एक आणुक अभिक्रिया होगा। जैसे अभी मैंने बताया NH4NO2 दैट गिव्स आउट N2 प्लस 2H2O, इसमें सिर्फ एक ही अभिकारक है, ये एक आणुक अभिक्रिया होगा। मतलब अभिकारक जितने भाग लेंगे उन्हीं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता बोलेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए भैया, इन्हीं के बड़े छोटे भाई हैं द्विआण्विक अभिक्रिया, बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अणु भाग लेते हैं, अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, वो द्विआण्विक अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए ये आपका 2HI है,
2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये जब रिएक्शन करता है तो H2 प्लस I2 बनता है, हाइड्रोजन और आयोडाइड। ठीक है, तो भैया इसमें कितने अभिकारक हैं? 2 अभिकारक है। देखिए HI जो है इसके 2 अभिकारक हैं, 2 मॉलिक्यूल है, तो ये भैया द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। बस हो गया। ऐसे त्रिआण्विक अभिक्रिया में क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं वो त्रिआण्विक अभिक्रिया होगी। जैसे देखिए इसका रिएक्शन 2FeCl3 और प्लस SnCl2 दैट गिव्स आउट, ये आपका बन गया 2FeCl2 और प्लस SnCl4। तो देखिए इसमें कितने अभिकारक हैं गुरु? देखिए FeCl3 में इसके 2 अभिकारक हैं और SnCl2 के 1 हैं, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3। तो ये होगा ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि त्रिआण्विक अभिक्रिया। बस हो गया, कुछ नहीं था इसमें, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है छद्म एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो एवनीमोलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब ये क्या अभिक्रिया है भैया? ये कैसी बला है? देखिए वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि 1 हो, वो छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं उनको। जैसे हमने बताया था कि आणविकता जो है वो 2 या 3 होगी लेकिन कोटि 1 ही होगी। क्या ये भी संभव है? हाँ संभव है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो छद्म एकाणुक अभिक्रिया। मैंने बताया कि इसमें जो है आणविकता 2 या 2 से अधिक होगी लेकिन कोटि 1 ही होगी। जैसे मैंने बताया था शर्करा का प्रतिलोमन, शर्करा का जल अपघटन कराइए, प्रतिलोमन। ठीक है, तो हमने ले लिया शर्करा। शर्करा क्या है बताइए? चीनी। ठीक है, C12H22O11 ये शर्करा है। इसकी अभिक्रिया जल से कराइए। जब जल अपघटन आप कराएंगे तो ये टूटेगा किसमें? ग्लूकोज फ्रक्टोज में, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये तो आपका, ये बताइए इसकी कोटि क्या होगी? आप लोग बताइए इसकी कोटि क्या होगी? देखिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जब रिएक्शन होता है तो सिर्फ चीनी के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। और आणविकता क्या होगी? क्योंकि 2 अणु इसमें है, एक चीनी है और एक जल है, तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। तो देखिए कोटि 1 है लेकिन आणविकता 2 है, तो ये छद्म एकाणुक अभिक्रिया होगी। ज्यादातर रिएक्शन ऐसे ही होते हैं कि उसकी कोटि 1 होगी तो आणविकता भी 1 ही होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालें, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, तो क्या होगा अभिक्रिया का वेग? K, और यहां पे सिर्फ चीनी के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो इसके घात 1 कर देंगे, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, अभिक्रिया होगी, लेकिन इसकी आणविकता कितनी होगी? क्योंकि इसमें 2 अणु हैं तो आणविकता 2 होगी। तो आप लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लिए हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है तथा जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः यह आभासी एकाणुक अभिक्रिया होगी क्योंकि इसकी आणविकता 2 है और कोटि 1 है। एक हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए दोनों को मैंने बगल बगल में कर रखा है। ठीक है, बीच में दीवार है। देखिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता। देखिए कोटि जो है ये एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आणविकता क्या है? यह एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। हम देखकर बता सकते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, जितने अणु भाग लेंगे वो उसकी आणविकता होगी, लेकिन कोटि में कहीं कहीं हो जाता है प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने बताया। दूसरा देखिए, कोटि शून्य, पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। आणविकता शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये केवल प्राकृतिक संख्या में ही होती है। मतलब आणविकता शून्य आणविक अभिक्रिया नहीं होती, एक आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक। ठीक है, इस तरह से होती है। तीसरा, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है, जबकि आणविकता अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। बस हो गया। ये 3 डिफरेंस है इसमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन तीनों डिफरेंस को आपको बिल्कुल से देख लेना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये टॉपिक भी।
तो आज का हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होगा। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, टोटल 10 टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, ये चैप्टर फिनिश है। बस न्यूमेरिकल 2-4 लगा लीजिए, काम खत्म। और हम भी चल रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।